Hello everyone, welcome to Dhrona's IAS. Today we are here to discuss another important topic, another news headline, जो कि कुछ महीने पहले की ही बात है कि न्यूज आया था इंडिया दुनिया का फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी बन चुका है एंड इंडिया इज राइट नाउ द फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड। यही चीज को हम लोग होलिस्टिक तरीके से देखेंगे। इसका हम ओवरऑल हमारे जो इकोनॉमिक ग्रोथ इतना ज्यादा हो रहा है, इसके साथ साथ कौन से चीज है जो हमारे ग्रोथ में हेल्प कर रहा है, फिर उसके साथ कौन से चैलेंजेस हमारे इंडियन इकोनॉमिक सिस्टम में हैं और डिफरेंट टाइप के जो इकोनॉमी के तरीके से हम लोग कौन से रैंकिंग पे आते हैं, तो ये सब कुछ हम इस क्लास में डिस्कस करेंगे। तो 10th नीति आयोग गवर्निंग काउंसिल के मीटिंग पर ये ऑलरेडी फाइनल कर दिया गया है, अनाउंस कर दिया गया है कि इंडिया इज नाउ द फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड। ओके, बट इससे पहले भी वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट ऑफ इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड, इस रिपोर्ट के मुताबिक ये बताया गया था कि इंडिया फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी बन चुका है आफ्टर सरपसिंग जापान, और अभी हम यूएस, चाइना एंड जर्मनी के बाद लार्जेस्ट इकोनॉमी है दुनिया के। जापान पहले फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी था, बट धीरे धीरे जापान का इकोनॉमी श्रिंक होता गया है एंड इंडिया बन चुके हैं फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी। तो आईएमएफ के जो वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट है, इस रिपोर्ट में बताया ये गया है कि अभी हमारे इंडिया के जो टोटल जीडीपी है वो है 4.187 ट्रिलियन यूएस डॉलर, और जापान का जीडीपी वही जगह पर है 4.186 ट्रिलियन डॉलर। बहुत ही कम आंकड़ों के डिफरेंस है, बट हम लोग जापान से ज्यादा हमारी इकोनॉमी है यूएस डॉलर में और फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी हम लोग है। अच्छा, देखेंगे हम लोग एक कंपैरेटिव स्टडी करेंगे कि 2019 में हमारे जो इकोनॉमिक सिस्टम था वो कैसे था और अभी ग्रोथ होकर कहां पर गया है। तो यहाँ पे हम लोग इन 2025 में हम देख रहे हैं, यहाँ पर 5 जो दुनिया के लार्जेस्ट इकोनॉमी है उसका एक ग्राफ रिप्रेजेंट किया गया है, जिसमें आप देख सकते हो यूएस जो कि लार्जेस्ट इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड और इसका जीडीपी है 30.51 ट्रिलियन डॉलर। वही चाइना का जीडीपी है 19.23 ट्रिलियन डॉलर, देन जर्मनी 4.74 ट्रिलियन डॉलर एंड इंडिया 4.187 ट्रिलियन डॉलर एंड जापान 4.186 ट्रिलियन डॉलर। और ये कहा जा रहा है आने वाले कुछ साल में हम लोग जर्मनी को भी सरपास कर देंगे एंड हम लोग हो जाएंगे थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड। अच्छा, अभी यही चीज हम लोग 2019 के हिसाब से देखेंगे। 2019 में यूएस एंड चाइना ये दोनों फर्स्ट सेकंड ही है, पर जापान जिनका जीडीपी देखो कितना था 5.12 ट्रिलियन यूएस डॉलर था, वही जर्मनी का था 3.96 यूएस डॉलर एंड इंडिया का था 2.84 ट्रिलियन यूएस डॉलर एंड इंडिया वाज देन द फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी एंड जापान थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी हुआ करता था। तो इसका मतलब क्या हुआ है, अभी आप देख रहे हो तो इनका जो एक जीडीपी है वो डिक्रीज हुआ है। तो इसका मतलब जो जापान की इकोनॉमी है वो धीरे धीरे श्रिंक होता जा रहा है, पर इंडिया के जो इकोनॉमी है उसका ग्रोथ बहुत ही ज्यादा है। तो ये 2019 के बाद 2025 6 साल में हमने देखा इंडिया कैसे फिफ्थ से फोर्थ लार्जेस्ट बना एंड आने वाले कुछ ही साल में हम लोग थर्ड लार्जेस्ट बनेंगे। ये प्रोजेक्शन नीति आयोग, आईएमएफ दोनों ही कर रहे हैं। अच्छा, देखिए ये जो हम बता रहे हैं कि 4.187 ट्रिलियन यूएस डॉलर हमारा जीडीपी है, तो ये जीडीपी कौन से हिसाब से मेजर किया जा रहा है? ये मेजर किया जा रहा है नॉमिनल जीडीपी के हिसाब से। नॉमिनल जीडीपी जो कि मार्केट एक्सचेंज रेट पे यूएस डॉलर पे कन्वर्ट किया जाता है एंड ये नापा जाता है एंड इसके हिसाब से इंडिया अभी फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी है। पर नॉमिनल जीडीपी हमेशा एक रियल वैल्यू नहीं होता है, या फिर नॉमिनल जीडीपी कह सकते हो एक देश के जो कॉस्ट ऑफ लिविंग है उसको नहीं दर्शाते हैं। तो इस वजह से मोर एक्यूरेट मेजर जो होता है जीडीपी को देखने के लिए वो है पीपीपी, मतलब परचेसिंग पावर पैरिटी। बट परचेसिंग पावर पैरिटी के हिसाब से जो हमारा रैंकिंग है वो 2009 से थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी हम लोग ऑलरेडी है जीडीपी पीपीपी के हिसाब से, बट नॉमिनल जीडीपी के हिसाब से हम लोग क्या है, अभी फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी है। ठीक है,
अभी ये सारी चीज को हम लोग जीडीपी, पीपीपी, मार्केट एक्सचेंज रेट, ये चीज को हम लोग थोड़ा सा देखेंगे, हमें थोड़ा सा बेसिक क्लियर रखना चाहिए, अदरवाइज बाद में जाकर हमें कुछ समझ में नहीं आएंगे। ठीक है, तो चलो बेसिक थोड़ा सा हम लोग क्लियर कर लेते हैं, पर इससे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि द ध्रुनास आपके लिए दिल्ली वाला यूपीएससी कोचिंग बाय नॉर्थ बंगाल पे लेके आ रहे हैं। अगर आप यूपीएससी के लिए प्रिपेयर करना चाहते हो, यूपीएससी के लिए प्रिपरेशन शुरू कर रहे हो, तो आप द ध्रुनास के साथ अपना प्रिपरेशन और भी सिक्योर कर सकते हो। यहाँ पे आपको क्या क्या मिलेगा देख लो, यहाँ पे आपको ऑप्शनल सब्जेक्ट्स के गाइडेंस मिलेंगे, ऐसे राइटिंग गाइडेंस मिलेंगे, इंटरव्यू गाइडेंस तो मिलेगा ही, या फिर आंसर राइटिंग के भी गाइडेंस मिलेंगे, और ये सब कुछ आपको गाइड करेंगे दिल्ली, कोलकाता एंड शिलीगुड़ी के एक्सपर्ट फैकल्टीज। तो अगर आप यूपीएससी, अगर आपका टारगेट है यूपीएससी के लिए आप प्रिपरेशन कर रहे हो, तो द ध्रुनास के साथ जुड़ो एंड अपने प्रिपरेशन को और भी सिक्योर करो। इसके लिए आपको ये जो स्क्रीन पे नंबर दिया गया है, ये नंबर पे कॉल करके आप फर्दर इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हो, या फिर दिस इज द एड्रेस ऑफ द ध्रुनास, आप यहाँ पे आकर भी फर्दर कोई भी इंक्वायरी है वो कर सकते हो। ओके, चलो अभी हम थोड़ा सा बेसिक्स को समझ लेते हैं कि ये जीडीपी होता क्या है। जीडीपी और ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ये होता ये है कि ओवरऑल एक कंट्री में एक फाइनेंशियल ईयर में कितना प्रोडक्शन हो रहा है, मतलब इंडिया के बाउंड्री के अंदर एक फाइनेंशियल ईयर में कितना प्रोडक्शन हो रहा है गुड्स एंड सर्विसेज का, इसका अगर हम मॉनिटरी वैल्यू निकालेंगे तो टोटल एग्रीगेट वैल्यू जो मिलेगा वो हो जाएगा क्या, जीडीपी और ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ठीक है, तो यही ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो हम बात कर रहे हैं नॉमिनल जीडीपी के बारे में, होता क्या है, वो ये होता है कि 2025 के हिसाब से अभी के जो करंट प्राइस है उसके हिसाब से अगर आप गुड्स एंड सर्विसेज का मॉनिटरी वैल्यू निकालो तो वो हो जाएगा नॉमिनल जीडीपी। मतलब इसमें क्या होता है, इन्फ्लेशन को एडजस्ट नहीं किया जाता है। ओके, तो इसमें एज इट इज जो 2025 का वैल्यू है उसी वैल्यू के हिसाब से ओवरऑल गुड्स एंड सर्विसेज के प्रोडक्शन को जितना हो रहा है प्रोडक्शन, उसका वैल्यू मॉनिटरी वैल्यू निकाला जाता है, तो ये हो जाता है नॉमिनल जीडीपी। तो इसी वजह से जो नॉमिनल जीडीपी है वो हमेशा रियल मेजर नहीं होते हैं, क्योंकि यहाँ पे इन्फ्लेशन भी इन्वॉल्व होते हैं, इन्फ्लेशन एडजस्ट नहीं किया जाता है। ठीक है, आते हैं हम लोग रियल जीडीपी में। तो रियल जीडीपी होता क्या है, देखो रियल जीडीपी बेसिकली वही मॉनिटरी वैल्यू निकाला जाता है सारे गुड्स एंड सर्विसेज का, पर ये बेस ईयर प्राइस पे निकाला जाता है। दोनों का डिफरेंस समझो, नॉमिनल क्या होता है, नॉमिनल मॉनिटरी वैल्यू निकाला जाता है करेंट प्राइस के हिसाब से, पर रियल जीडीपी में सेम करेंट ईयर प्रोडक्शन का ही हम वैल्यू निकालेंगे, पर किसके, बेस ईयर प्राइस के हिसाब से। अभी जो हमारे इंडिया के बेस ईयर चल रहा है, इंडिया के जो बेस ईयर है वो है 2011-12, मतलब कोई भी चीज का प्रोडक्शन जो हो रहा है, प्रोडक्शन आज ही के दिन का पकड़ेंगे, पर हम लोग प्राइस किसका पकड़ेंगे, 2011-12 का। इस प्राइस के हिसाब से हम लोग को जो वैल्यू मिलेगा वो हो जाएगा क्या, रियल जीडीपी हो जाएगा। इस बेस प्राइस को कांस्टेंट प्राइस भी कहा जाता है, और यही सेम प्रोडक्शन अगर हम करेंट 2025 के प्राइस के हिसाब से निकाले तो वो हो जाता है नॉमिनल जीडीपी। नॉमिनल जीडीपी में इन्फ्लेशन भी इन्वॉल्व होता है, इन्फ्लेशन को एडजस्ट नहीं किया जाता है, और इसी के हिसाब से इंडिया अभी फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी है इंडिया के। ठीक है, अच्छा अब देखो हमारे इंडिया में जो ये नॉमिनल जीडीपी का वैल्यू निकाला जा रहा है वो तो रुपीस में निकाला जा रहा है, और वही चीज अगर हम देख रहे हैं, हमारा जीडीपी मैंने कितना बताया, 4.187 ट्रिलियन यूएस डॉलर। तो ये चीज को यूएस डॉलर में क्या किया जाता है, कन्वर्ट किया जाता है। रुपीस में पहले जीडीपी को निकालो, जीडीपी का वैल्यू पता करो, फिर उसके बाद कन्वर्ट करो किसमें, आप लोग कन्वर्ट करो यूएस डॉलर में। तो ये जो कन्वर्ट किया जाता है ये कौन से बेसिस पे होता है, ये मार्केट एक्सचेंज रेट के बेसिस पर होता है। जैसे अभी $1 इज इक्वल टू, अभी $1 इज इक्वल टू करीब करीब आप देखोगे 87 रुपीस के आसपास है, और ये जो एक्सचेंज रेट है ना ये बार बार चेंज होता रहता है। इस वजह से अगर हम लोग ये जीडीपी निकालेंगे एंड उसके बाद कन्वर्ट करेंगे तो ये मार्केट एक्सचेंज रेट के ऊपर बेस करके भी जीडीपी फ्लैक्चुएट होता रहता है, इसी को कहा जाता है मार्केट एक्सचेंज रेट। ठीक है, तो इस वजह से नॉमिनल जीडीपी को हमेशा एक रियल मेजर नहीं माना जाता कोई भी कंट्री के इकोनॉमी के साइज पता करने के लिए। अगर हाँ एक इकोनॉमी में हम लोग क्या देखते हैं कि कॉस्ट ऑफ लिविंग क्या है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कैसा है, उसके ऊपर डिपेंड करके भी इकोनॉमी का साइज पता कर सकते हैं, और यही चीज को कहा जाता है क्या, परचेसिंग पावर पैरिटी।
परचेसिंग पावर पैरिटी ये होता है कि जो मान लो एक यूएस डॉलर में हम यूएस में कितना चीज खरीद सकते हैं, वही 1 यूएस डॉलर इज इक्वल टू कितना होता है, 87 रुपीस के आसपास होता है। वही 87 रुपीस पे हम इंडिया में कितना चीजें खरीद सकते हैं, ये जो डिफरेंस है इसको कहा जाता है परचेसिंग पावर पैरिटी। और परचेसिंग पावर पैरिटी से क्या पता चलता है, कोई भी कंट्री का जो कॉस्ट ऑफ लिविंग है, कॉस्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज क्या है, या फिर कॉस्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विस डिफरेंट कंट्रीज में कैसा कैसा है, इसके हिसाब से ये पता चलता है पीपीपी के हिसाब से। तो इसका मतलब ये परचेसिंग पावर पैरिटी के ऊपर बेस करके अगर हम जीडीपी निकाले तो वो बहुत ही अच्छा मेजर बताते हैं एक इकोनॉमी के साइज का। और अभी हम लोग इंडिया में पीपीपी के हिसाब से इंडिया जो है वो थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी है। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर एक ग्राफ दिया गया है जिसमें पीपीपी के हिसाब से चाइना क्या है, लार्जेस्ट इकोनॉमी है। याद रखना, चाइना दुनिया का सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी है नॉमिनल जीडीपी के हिसाब से, पर परचेसिंग पावर पैरिटी के हिसाब से चाइना दुनिया की लार्जेस्ट इकोनॉमी है। देन आते हैं यूएस, देन आते हैं क्या, इंडिया। तो यहाँ पर इंडिया में आप देख रहे हो 17.65 यूएस ट्रिलियन यूएस डॉलर जो है हमारे पीपीपी के हिसाब से जीडीपी दिखा रहे हैं, ठीक है। और ये हम थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी है इसके हिसाब से। अच्छा, अभी हम लोग देखेंगे कि हमारे इंडिया में पीपीपी के हिसाब से हम लोग देख लिया, फिर उसके बाद जीडीपी के हिसाब से देख लिया, अब पर कैपिटा इनकम के बारे आते हैं। पर हमारे इंडिया में कह सकते हो ये एक प्रॉब्लम है पर कैपिटा इनकम के। पर कैपिटा इनकम पहले होता क्या है, पर कैपिटा इनकम होता है एवरेज इनकम ऑफ एन इंडिविजुअल इन अ कंट्री। बेसिकली जो हमारा नेशनल इनकम होता है या फिर जीडीपी होता है उसको आप पॉपुलेशन से डिवाइड कर दो तो पर कैपिटा इनकम मिल जाएंगे। ये पर कैपिटा इनकम जो है ये इंडिया में बहुत ही कम है। अगर आप देखोगे कि इंडिया की जो पर कैपिटा इनकम है वो 2025 के अनुसार कितना है, $2,880 ओनली। अगर हम इसको रुपीस में देखें तो 2.4 लाख रुपीस पर, ये जो पर कैपिटा इनकम है इसके हिसाब से इंडिया रैंक करते हैं कितना, 141। ग्लोबली इंडिया का रैंक होता है 141 जो कि काफी पीछे है। तो इस वजह से हमें पर कैपिटा इनकम इंक्रीज करने में थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। पर इंडिया में प्रॉब्लम एक ऐसा भी ये भी है कि इंडिया का जो पॉपुलेशन है वो बहुत ही ज्यादा है, जिस वजह से हमारा पर कैपिटा इनकम बहुत कम आते हैं, ठीक है। तो अगर आप देखोगे ये एक ग्राफ दिया गया है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है चार बड़े बड़े कंट्रीज का इकोनॉमीज का। तो पहले अगर हम यूएस की बात करें, यूएस का पर कैपिटा इनकम कितना है, पर कैपिटा इनकम देखो 80,105 यूएस डॉलर। वही जापान का 35,000, फिर उसके बाद चाइना का है 13,000, इंडिया का कितना सिर्फ 2,878 या फिर 2,880, राउंड अप करके 880 को करते हैं हम, ठीक है। जापान जो कि इंडिया से भी अभी पीछे जा चुका है, इंडिया फोर्थ लार्जेस्ट है, पर अगर आप पर कैपिटा इनकम देखोगे तो जापान हमारे इंडिया से बहुत ही आगे है। पर कैपिटा इनकम हमारे इंडिया के लिए एक प्रॉब्लम है, ठीक है। पर इंडिया का जो ग्रोथ है वो बहुत ही ज्यादा हो रहा है। इस वजह से इंडिया इज वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी राइट नाउ। तो आप देखो हम लोग अभी ग्रोथ के हिसाब से देखेंगे 2025 के जीडीपी का जो प्रोजेक्टेड ग्रोथ प्रोजेक्ट किया गया है वो है 6.2% और 2026 के लिए ग्रोथ प्रोजेक्ट किया गया है 6.3%। इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड ने ये भी बताया है कि आने वाले 2 साल तक हम लोग फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी ही रहेंगे। बाकी सारे देखो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड की बात करो तो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड 2.8 या फिर 3 ऐसे ग्रोथ प्रोजेक्शन हो रहा है। यूएस का तो ग्रोथ प्रोजेक्शन बहुत ही कम है, 1.8 टू 1.7 ये हो रहा है। चाइना 4.0 ही है इसका ग्रोथ प्रोजेक्शन। वैसे इंडिया का अगर आप देखोगे 6.2 एंड 6.3 ये 2025 एंड 2026 का ग्रोथ प्रोजेक्शन है। इसका एक कारण ये है कि यूएस में ग्रोथ क्यों कम हो रहा है, इंडिया में ग्रोथ ज्यादा हो रहा है, क्योंकि यूएस ऑलरेडी डेवलप्ड इकोनॉमी है पर इंडिया क्या है, इंडिया डेवलपिंग इकोनॉमी है। तो इस वजह से हमारे जो ग्रोथ है वो ज्यादा है, हम लोग अभी भी फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है, ये हमारे एक प्लस पॉइंट है। अब हम देखेंगे कि इंडिया में जो जीडीपी में सेक्टर वाइज कॉन्ट्रीब्यूशन कौन से फील्ड का कितना है। तो अगर हम प्राइमरी सेक्टर की बात करें मतलब एग्रीकल्चर की सिर्फ बात करें
तो एग्रीकल्चर हमारे इंडियन जीडीपी में कंट्रीब्यूट कितना करते हैं? सिर्फ 16%। और ये फाइनेंशियल ईयर 2024 का डेटा है। पर इसी एग्रीकल्चरल सेक्टर में सबसे ज्यादा लोग इन्वॉल्व है, कितना? 46.1% ऑफ लोग यहाँ पर इन्वॉल्व है। देन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, इंडस्ट्री एंड मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर सिर्फ 17% ऑफ इंडिया के 17% ऑफ इंडिया जीडीपी को कंट्रीब्यूट करते हैं। देन सर्विस सेक्टर, सर्विस सेक्टर हमारा काफी डेवलप्ड है एंड सर्विस सेक्टर 55% तक जो कि कंट्रीब्यूशन रखते हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखें तीनों सेक्टर में सबसे कम जो कंट्रीब्यूशन रखते हैं वो एग्रीकल्चरल सेक्टर रखते हैं। ये हमने इसलिए देखा क्योंकि आने वाले टाइम में हम लोग चैलेंजेस क्या क्या है वो चीज को यहाँ से अच्छे से समझ सकते हैं। ठीक है, अभी देखो हमारे नेक्स्ट पॉइंट है जो कि चैलेंजेस, इंडिया की इकोनॉमी के लिए चैलेंजेस कितना है। पहला चैलेंज ये है लो पर कैपिटा इनकम। पर कैपिटा इनकम इंडिया में बहुत ही कम है। कितना देखा हम लोग? सिर्फ और सिर्फ $2,880 देखा पर कैपिटा इनकम, जो कि एक डेवलपिंग कंट्री के हिसाब से बहुत ही कम है। पर कैपिटा इनकम कम होने के पीछे कारण हमारा ये है पॉपुलेशन। पॉपुलेशन हमारा बहुत ही ज्यादा है, तो इस हिसाब से हमारा पर कैपिटा इनकम हो जाता है बहुत कम। ठीक है, ये एक प्रॉब्लम है। दूसरा प्रॉब्लम ये है इनकम डिस्पैरिटी। इनकम डिस्पैरिटी इंडिया का सबसे मेजर प्रॉब्लम है, आप कह सकते हैं। हम लोग 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी है दुनिया की, पर इंडिया के जो टोटल नेशनल इनकम है उसका जो 40% है वो 40% सिर्फ 1% ऑफ पीपल होल्ड करते हैं। तो मतलब 1% पॉपुलेशन के पास कितना है? 40% ऑफ नेशनल इनकम है। ठीक है, तो और बाकी ये 50% पॉपुलेशन जो कि बॉटम 50% आते हैं, बॉटम 50% के पास कितना है पता है? ओनली 3% ऑफ नेशनल इनकम है। तो सोचो इनकम डिस्पैरिटी किस लेवल पर है। ओके, तो इनकम डिस्पैरिटी हमारे इंडिया में बहुत बड़ा एक प्रॉब्लम है, मेजर प्रॉब्लम है। इनकम इनइक्वालिटी बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम है जो हमारे लिए एक चैलेंज है, इसको हमें फेस करना है। और आने वाले टाइम में हमारा कोशिश ये रहेगा कि कैसे हम जो कि इनकम इनइक्वालिटी है वो इनइक्वालिटी को रिड्यूस करें। ओके, अच्छा, तीसरा चैलेंज इन्फ्लेशन एंड मॉनिटरी रिस्क। हाई इन्फ्लेशन हमेशा एक प्रॉब्लम होता रहता है। इन्फ्लेशन को चेक भी किया जाता है, डिफरेंट आरबीआई के डिफरेंट मॉनिटरी पॉलिसीज के थ्रू इन्फ्लेशन को चेक करने की कोशिश किया जाता है। तो इन्फ्लेशन अभी हमारे इंडिया में जो इन्फ्लेशन है वो करीब करीब आप कह सकते हो नियर अबाउट 3% के आसपास है, हेडलाइन इन्फ्लेशन। तो ये इन्फ्लेशन को रिड्यूस 2% के आसपास आरबीआई कहते हैं 2% इन्फ्लेशन जो है वो आइडियल इन्फ्लेशन माना जा सकता है। तो इसलिए हमें इन्फ्लेशन जो है वो थोड़ा सा रिड्यूस करना है। इन्फ्लेशन अगर ज्यादा है तो मॉनिटरी रिस्क भी बढ़ जाते हैं, इन्फ्लेशन अगर है तो इन्वेस्टमेंट कम होता है, तो इस वजह से इकोनॉमी में तब ग्रोथ कम होता है। ठीक है, अच्छा, चौथा प्रॉब्लम हमारा ये है फिस्कल डेफिसिट एंड डेट। फिस्कल डेफिसिट हमारा एक प्रॉब्लम है। फिस्कल डेफिसिट मतलब हम लोग एक्सपेंडिचर ज्यादा कर रहे हैं देन आवर इनकम। तो अभी हमारे जो फिस्कल डेफिसिट है ये है 0.4% ऑफ द जीडीपी। तो इसका मतलब फिस्कल डेफिसिट 4.4% है और जो एफआरबीएम एक्ट कहते हैं कि फिस्कल डेफिसिट को 3% तक रखना चाहिए। अगर मान लो एक्सपेंडिचर ज्यादा है इनकम कम है तो वो एक्सपेंडिचर को डेफिसिट को मिटाने के लिए हम लोग डेट लेते हैं। तो जब भी डेट लेते हैं तो इसलिए हमें काफी मोटा अमाउंट इंटरेस्ट पेमेंट में देना पड़ता है। तो इसलिए ये ग्रोथ के लिए एक बहुत ही बड़ा प्रॉब्लमेटिक है। फिस्कल डेफिसिट हमारा एक प्रॉब्लम है, चैलेंज है जो हमें कम करना है। अच्छा, देन जो हमारे प्रॉब्लम है वो है एम्प्लॉयमेंट एंड वर्कफोर्स चैलेंजेस। ये प्रॉब्लम्स है इंडिया बहुत सालों से जूझ रहा है। हमारे इंडिया में यूथ पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है। इंडिया पॉपुलेशन के हिसाब से इंडिया सबसे लार्जेस्ट कंट्री है एंड इसके साथ साथ इंडिया में यूथ पॉपुलेशन ज्यादा है। यूथ पॉपुलेशन ज्यादा होने के बावजूद, वर्कफोर्स ज्यादा होने के बावजूद इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट रेट ज्यादा है। तो यही अनएम्प्लॉयमेंट रेट के वजह से ग्रोथ जो है वो हमें नहीं देखने को मिलता है ठीक ठाक। तो अगर हम अनएम्प्लॉयमेंट इश्यूज को ठीक ठाक एड्रेस करेंगे तो हमारे इकोनॉमी जो है
उसका ग्रोथ और भी बेहतर हो सकता है। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट है ग्लोबल जियोपॉलिटिकल अनसर्टेनिटी। हमारे जो इंडियन इकोनॉमी है वो ग्लोबल इकोनॉमी के ऊपर बहुत ही ज्यादा डिपेंडेंट है। जैसे आपने देखा कि मार्केट एक्सचेंज रेट हमारे लिए कैसा एक प्रॉब्लम हो रहा है। जैसे ही यूएस डॉलर के सामने रुपीस का वैल्यू गिरता रहता है वैसे हमारा मार्केट में प्रॉब्लम होता रहता है। तो यही जो मार्केट एक्सचेंज रेट है ये फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट की वजह से और दूसरा जो अगर ग्लोबल सिनेरियो में हमें इकोनॉमी के में कोई भी प्रॉब्लम देखने को मिलेंगे तो उसका सीधा सीधा इम्पैक्ट किसके ऊपर पड़ते हैं, हमारे इंडियन इकोनॉमिक सिस्टम के ऊपर पड़ते हैं। तो ये चीज को हमें एड्रेस करना है। अच्छा, नेक्स्ट है एग्रीकल्चरल डिस्ट्रेस। जैसे लास्ट स्लाइड में ही हम लोग ने देखा एग्रीकल्चर पे हमारे कितने पॉपुलेशन इन्वॉल्व है, 46.1% पॉपुलेशन, बट वहां से हमें इनकम कितना जनरेट कर रहे हैं हम लोग, जीडीपी का ओनली 16% जनरेट कर रहे हैं। तो इसका मतलब एग्रीकल्चरल फील्ड में बहुत बड़े प्रॉब्लम है। दूसरा इसके पीछे कारण ये है कि इंडिया के जो जीडीपी है इंडिया के जो एग्रीकल्चर है वो बहुत ही ज्यादा क्लाइमेट के ऊपर डिपेंडेंट है, मॉनसून के ऊपर डिपेंडेंट है। ये सारे इश्यूज को हमें एड्रेस करना चाहिए। ये सारे इश्यूज को हालांकि एड्रेस किया भी जा रहा है, इरिगेशन को बहुत ज्यादा इंक्रीज किया जा रहा है, एग्रीकल्चर फील्ड में प्रोडक्शन बढ़े इसलिए वेरियस मेजर्स वेरियस स्कीम्स वगैरह लाया जा रहा है। तो ये एक चैलेंज है हमारे लिए एग्रीकल्चरल डिस्ट्रेस। उसके साथ साथ हमारे और एक चैलेंज है दैट इज मैन्युफैक्चरिंग अंडर परफॉर्मेंस। हमने देखा एग्रीकल्चर 16% हमारे जीडीपी में कंट्रीब्यूट करते हैं, वही जगह पर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर एंड इंडस्ट्री कितना कंट्रीब्यूट करते हैं, ओनली 17% कंट्रीब्यूट करते हैं। तो इसका मतलब मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पे भी हमें ध्यान देना चाहिए। अभी तो जैसे मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ के लिए, इंडस्ट्री के ग्रोथ के लिए डिफरेंट स्कीम्स लाया जा रहा है और इससे हमारे जो इंडस्ट्री है उसको डेवलप करने की कोशिश किया जा रहा है। ठीक है, तो मैन्युफैक्चरिंग अंडर परफॉर्मेंस जो ये चैलेंज है ये भी हमें एड्रेस करना होगा। अब हम देखेंगे ऐसे कौन सा फैक्टर्स है जो हमारे इकोनॉमी में बूस्ट लाने के लिए हेल्प करता है और कौन से जगह पर हमें और भी काम करना चाहिए, इंप्रूव करना चाहिए ताकि हम लोग जो ये चैलेंजेस है इसको इजीली फेस कर सकें। तो नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि ड्राइवर्स ऑफ द रिसेंट ग्रोथ। तो देख, सबसे पहले हमारे इंडिया का पॉपुलेशन, जैसे हमने देखा एक पॉपुलेशन कैसा नेगेटिव पॉइंट है, पर हमारे इंडिया के पॉपुलेशन एक पॉजिटिव पॉइंट भी है हमारे लिए। कैसे? फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पॉपुलेशन के वजह से डोमेस्टिक कंजम्पशन ज्यादा होता है। हमारे हम लोग का जो भी प्रोडक्शन होता है ना, कंजम्पशन बेस्ड प्रोडक्शन ज्यादा होता है। हम लोग एक्सपोर्ट ज्यादा नहीं कर पाते हैं तो कंजम्पशन ज्यादा करते हैं। तो कंजम्पशन ज्यादा होने की वजह से इंडिया में मार्केट ज्यादा है। अब देखो, इसी वजह से पॉपुलेशन ज्यादा होने की वजह से, मार्केट ज्यादा होने की वजह से फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भी यहाँ पे ज्यादा होता है। अगर इन्वेस्टमेंट यहाँ पे ज्यादा होगा, मार्केट यहाँ पे और भी बड़ा बनेगा तो कंजम्पशन यहाँ पे ज्यादा है, इस वजह से डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भी यहाँ पर ज्यादा हो रहा है। तो ये हमारे पॉपुलेशन जो है ये हमारे लिए एक प्लस पॉइंट भी है। ओके, अच्छा, दूसरा डिजिटल इकोनॉमी एक्सपेंशन। पिछले 10 साल में हमने देखा हमारे जो इकोनॉमी का डिजिटलाइजेशन बहुत ही रैपिडली हुआ है। जैसे बहुत ही कुछ यूपीआई पेमेंट लाया गया है, कुछ डिजिटल पेमेंट के लिए एप्स लाया गया है, फिर उसके बाद जैसे डिजिटल इंडिया प्रोग्राम, ऐसे कुछ और भी स्कीम्स लाया गया है जिसमें इंडिया के जो डिजिटल लिटरेसी है वो इंक्रीज किया जाए। और यही डिजिटल पेमेंट के एक्सपेंशन के कारण से हमारे जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो पिछले कुछ सालों में बहुत रैपिड देखने को मिल रहा है। ठीक है, अच्छा, तीसरा स्ट्रॉन्ग सर्विस सेक्टर। हमारे सर्विस सेक्टर बहुत ही अच्छा है, चाहे वो आईटी सेक्टर ले लो, टेलीकम्युनिकेशन ले लो, यहाँ पर हमारे इकोनॉमी पे ग्रोथ ज्यादा मिलता है। और हमने देखा भी जीडीपी में कंट्रीब्यूशन मैक्सिमम किसका होता है, सर्विस सेक्टर का होता है। तो इसी वजह से सर्विस सेक्टर में कोई भी इन्वेस्टमेंट जो है वो बहुत ही ज्यादा होता है। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसके ऊपर हम काम कर सकते हैं और ये हमारे रीसेंट ग्रोथ के एक की ड्राइवर भी है। और एक है गवर्नमेंट स्कीम, जैसे फाइनेंशियल इंक्लूजन स्कीम्स लाया गया है, फिर उसके बाद स्टैंड अप इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, ऐसे कुछ स्कीम्स वगैरह लाया गया है। और इस स्कीम्स के थ्रू इंडिया में जो कि और भी ज्यादा
ग्रोथ, इकोनॉमी में ग्रोथ लाने की कोशिश किया जा रहा है। तो ये गवर्नमेंट स्कीम्स जो है ये एक की ड्राइवर्स की तरह काम कर रहे हैं हमारे ग्रोथ में। अच्छा, और एक है एक्सटर्नल एंड ग्लोबल रीअलाइनमेंट। इसका मतलब ये है कि इंडिया में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट अभी बहुत ज्यादा हो रहा है। एफडीआई इनफ्लो ज्यादा हो रहा है, इनफ्लो ज्यादा हो रहा है मतलब इन्वेस्टमेंट ज्यादा हो रहा है, इन्वेस्टमेंट ज्यादा मतलब क्या, ग्रोथ भी ज्यादा हो रहा है। तो इसका मतलब ये एक वजह है जिसके वजह से हम लोग क्या, जीडीपी हमारा इंक्रीज हो रहा है, ग्रोथ इतना रैपिड हो रहा है। और एक है रिफॉर्म ड्रिवन ग्रोथ। लास्ट हमने देखा था 1991 में हमारे इकोनॉमी में कुछ रिफॉर्म लाया गया था, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी लाए गए थे, एलपीजी सिस्टम, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन लाया गया था। इसके बाद डिस इन्वेस्टमेंट वगैरह ये सब कुछ लाया जा रहा है। तो इकोनॉमी में जो रिफॉर्म लाया गया, ये रिफॉर्म के वजह से इकोनॉमी का ग्रोथ इंक्रीज हुआ। एंड यही रिफॉर्म्स को हम हथियार बना के आने वाले टाइम में भी हमारे जो प्रॉब्लम्स है, जो इकोनॉमी का इश्यूज है, उसको एड्रेस कर सकते हैं। एंड हमारे जो इकोनॉमी है वो हम लोग और भी आगे लेकर जा सकता है। तो हम लोग आने वाले कुछ साल में थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी तो बन जाएंगे, पर हमारे जो चैलेंजेस हैं वो चैलेंजेस को हमें और भी ज्यादा एड्रेस करना चाहिए। कुछ फैक्टर्स के ऊपर हमें काम करना चाहिए, हमें ह्यूमन रिसोर्स को काम में लगाना चाहिए, ताकि हमारे जो ये पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन ही एक दिन हमारे पॉजिटिव एक पॉइंट बन जाए हमारे इकोनॉमी के ग्रोथ के लिए। अब तो हम लोग आज के क्लास में ये ओवरऑल इकोनॉमी के बारे में डिस्कस किया, इंडिया कैसे फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी बना, हमारे आगे क्या क्या चैलेंजेस हैं और इससे हम कम आउट कैसे कर सकते हैं। ओके, तो थैंक यू एवरीवन। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो ज्यादा से ज्यादा लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। एंड इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी, then come and join with us, join with the Dronas. Thank you everyone.